फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? ठीक है, अब देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है कि आने ही आने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन वैकल्य। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको चीज़ें लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, इस वाले जो बच्चे की राइटिंग होगी ये पढ़ने योग्य नहीं होगी। बच्चे ने क्या लिखा आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे को क्या होता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में समस्याएं होती हैं। ठीक है, ग्राफ से आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर लेखन वैकल्य इसका नाम भी दे रखा है, यानी बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। गुणज वैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया क्या होता है, अब देखिए जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी जो गणितीय अवधारणाएं होती है उसको समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, बच्चा कैलकुलेशन वगैरह सही तरीके से नहीं कर पाता, तो ये आपका गुणज वैकल्य के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर दे रखा है ऑटिज्म, स्वालीनता, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो स्वालीनता वाला बच्चा होता है ये क्या करता है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। ठीक है, इस वाले बच्चों को क्या होता है, संप्रेषण में दिक्कत आती है, सामाजिक संवाद में दिक्कत आती है। बच्चा सही तरीके से दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा तो फिर कोई व्यक्ति उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहेगा। उसको लगेगा अरे यार क्या बोल रहा है, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो बच्चा होता है वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, जिस वजह से उसे सामाजिक संप्रेषण में, दूसरों से वार्तालाप करने में, ठीक है, दोस्तों से घुलने मिलने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही दे रखा था कि अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ में मौखिक गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। तो कौन से बच्चे को होती है, ऑटिज्म, स्वालीनता वाले बच्चे को। ठीक है, इसके साथ में रखा है डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य। क्या होता है, जब बच्चे को रीडिंग, मतलब ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, यहाँ पर वाज को सा पढ़ता है, एक तरीके से बच्चा जो है मिरर इमेज बच्चे को दिखाई देती है। ठीक है, 12 को वो 21 पढ़ सकता है ना। यानी जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आए, बच्चा सही तरीके से वर्ड को पढ़ ना पाए, शब्दों को पढ़ ना पाए, तो वहाँ पर क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, पठन वैफल्य होता है। जो नाम है वही काम है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इन तीनों के बारे में हमसे पूछ नहीं रखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। बट यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, जो आपका डिसग्राफिया है, जो डिसकैलकुलिया है, ठीक है, जो डिसलेक्सिया है, ये तो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें, देखिए जब भी लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोल्बर का नाम आ जाए, ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में सकारात्मक, नकारात्मक, इनाम, पुरस्कार, दंड जैसे वर्ड देखने को मिल गए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि इनका संबंध किससे, रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से ये लोग संबंध रखते हैं अपना। और ये क्या कहते हैं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों की बात ये लोग नहीं करेंगे, किसकी, सकारात्मक, नकारात्मक पुनर्वलन या फिर प्रतिपुष्टि की, है ना। तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। देखिए फिर से यहाँ पर इनाम दिख गया आपको, फिर से यहाँ पर सकारात्मक वर्ड दिख गया। तो ये तीनों वर्ड की बात जो लेव वाइगोस्की, जो जीन पियाजे हैं, जो लॉरेंस कोल्बर के लोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने किसकी बात की, स्कैफोल्डिंग की बात की, टेम्परेरी हेल्प की बात की। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, सीढ़ियों का यूज करते हैं। तो जो सीढ़ियाँ हैं वो क्या है, हमारे लिए एक पहाड़ है, एक मचान का काम करिए, एक ढांचा का काम करिए, टेम्परेरी हेल्प है। ऐसा नहीं कि वो सीढ़ियाँ हमेशा के लिए वहीं पर रहने वाली हैं। ठीक है, जब तक हमें ज़रूरत थी, जब तक हमने क्या किया, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी उसका सहारा लिया, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो सीढ़ियाँ हटा ली जाती हैं, है ना। इसी तरह जो बच्चा होता है, जब वो चीज़ों को सीख रहा है तो टीचर क्या करे, उसके सीखने को सुगम बनाए, बच्चे को जहाँ पर ज़रूरत है उसको हेल्प करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके बच्चे को बता दे, नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना, बट जहाँ पर उसको ज़रूरत है उसको हेल्प करनी है, सहायता करनी है, ताकि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो लेव वाइगोस्की, उन्होंने किसकी बात की, पहाड़ की बात की है, स्कैफोल्डिंग की बात की है। हिंदी में आपको ये अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएगा, कहीं पर ढांचा, तो कहीं पर मचान, तो कहीं पर आलम्बन। ठीक है, बट इंग्लिश में एक ही देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच। अब देखिए जो लेव वाइगोस्की जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी दी। इन्होंने 3 चीज़ों की बात की। ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा अपने सोसाइटी के थ्रू सीखता है। इसके साथ साथ जो बच्चे की कल्चर होती है, जो संस्कृति होती है, एक उपकरण, एक टूल की तरह काम करती है बच्चे के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने लैंग्वेज की बात की, जो बच्चे की भाषा होती है ये भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की बात किसने की, लेव वाइगोस्की ने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में यही दे रखा है, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो लेव वाइगोस्की, जो कि क्या कहते हैं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है, अपने समाज के थ्रू, अपने संस्कृति के थ्रू और अपने लैंग्वेज के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है तो आप उसको कोई चीज़ सिखा नहीं रहे होते हैं, ठीक है। बच्चा क्या करता है, अपने समाज में जो चीज़ें देखता है, जो अपने परिवार में देखता है वही सीख जाता है। देखते होंगे कभी कभी आप, जो छोटे बच्चे हैं कभी कभी बड़ों को सुनकर गाली भी देते हैं, तो आपने क्या उसको गाली सिखाया हुआ है, नहीं सिखाया हुआ है, ठीक है, बट बच्चा क्या देख के सीख गया। इसलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे उनके सामने जो चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती है वो अच्छी तरीके से की जाए, उनसे अच्छी तरीके से बात किया जाए, उनके सामने जो गाली गलौज जैसी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट ना की जाए, नहीं तो बच्चा फिर क्या करेगा, सीख जाएगा, क्योंकि बच्चा सीख ही रहा है समाज से, संस्कृति से, ठीक है। जिस तरीके की आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसके सामने, बच्चा फिर वही सारी चीज़ क्या करेगा, सीख जाएगा। तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, ठीक है, बट उसमें रोल किसका है, उसके समाज का, संस्कृति का और भाषा का। तो अगर हम उसको उस तरीके का समाज, ठीक है, संस्कृति या फिर लैंग्वेज दे तो बच्चे का विकास भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये बात कहते हैं लेव वाइगोस्की आपके, है ना। ये तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। देखिए जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है, बच्चे की जो सोच होती है वो कहाँ से डेवलप हो रही है, समाज से, संस्कृति से, लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि बच्चे के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं, बच्चा जिस संदर्भ में रहता है वहीं से वो चीज़ों को डेवलप करता है, वहीं से वो चीज़ों को सीखता है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा। तब घटित होती है जब उत्तेजना प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। कभी भी घटित हो सकती है, ऐसा नहीं जब बच्चा सीखना चाह रहा है तभी वो चीज़ों को सीखता है। बच्चा अनजाने में भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, जिस तरीके की उसके फैमिली में बिहेव हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं, है ना, वो सारी चीज़ें देखते देखते वो सीख जाता है खुद ब खुद। तो ये भी नहीं होगा। भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो लेव वाइगोस्की, जो कि क्या कहते हैं कि जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, ये क्या करती है, निर्धारित करती है कि हमारे मन में विचार कैसे आएंगे, ठीक है। जैसे जो लेव वाइगोस्की है, इनका नाम क्या है, लेव वाइगोस्की, और एल से क्या होता है आपका लैंग्वेज, और सिंपल से ये यही कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है यही निर्धारित करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे, ठीक है। तो थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, इसकी बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने की है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। बट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है, तो ये पूरी तरीके से आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। भाषा का हमारे डेवलपमेंट से संबंध होता है। हम जिस तरीके की भाषा बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चे के विचार भी उसी डायरेक्शन में फिर होने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही दे रखा था। आगे देखते हैं। टैस कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी ज़रूरत और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील कक्षा। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। जो देखिए जो प्रगतिशील क्लासरूम होती है, ठीक है, इसकी बात NEP NCERT भी करती है। इसके अलावा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो कैसे चीज़ों को सीखता है, खुद कुछ एक्टिविटी करके, ठीक है, या फिर अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो अपनी क्षमताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीखता है। बच्चा सीखने के लिए स्वतंत्र होता है, वहाँ पर बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए शिक्षक केंद्रित आपकी क्लासरूम नहीं होगी, ठीक है। टीचर सेंटर जो क्लासरूम होती है उसमें सिर्फ टीचर ही बोलता है, बच्चे निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अब इसकी बात भी नहीं होती, अब तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात होती है, इसमें की जो सभी गतिविधियाँ होती हैं वो बच्चे को केंद्र में रख करके कराई जाती हैं। व्यवहारवादी व्यवहारिस्टिक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे होते हैं उनको पुरस्कार देना, दंड देना, ठीक है, उनको किसी तरीके का रीइंफोर्समेंट देना, तो ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है ये क्या होती है, सभी बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होती है, एक संसाधन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही बच्चों को ज्ञान प्रोवाइड किया जाए, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। बहुत सारे संसाधन है, उसमें से एक संसाधन क्या होती है, पाठ्य पुस्तक भी होती है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील क्लासरूम। इसी में जो बच्चा होता है वो सीखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ परीक्षाओं के लिए चीज़ों को सीखना चाहता है, ठीक है। बच्चा खुद के इंटरेस्ट के लिए जब किसी चीज़ को सीखता है तो वो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, आप निष्क्रिय होकर के लर्निंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बेड पे सोए हुए आपकी लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक जो आपकी लर्निंग है वो नहीं होगी, है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर भाव की अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये भी क्या है, पूरी तरीके से आपकी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो हमारे इमोशंस होते हैं इनका हमारे लर्निंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आपके अंदर, तो क्या उस टाइम आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सीखना चाहते, है ना। इसके अलावा मान लीजिए बहुत आप हैप्पी हैं, अंदर से बहुत मतलब हैप्पी फील कर रहे हैं, खुश हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, दिमाग लगेगा, है ना, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। बट वहीं पर फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी में जब आप है तो आपका मन ही नहीं लगेगा सीखने में। तो जो भाव होते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, ये हमारे लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। जब तक हम अंदर से अच्छा फील नहीं करते तब तक हमारी जो लर्निंग है वो अच्छी हो ही नहीं पाती, है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। यानी बच्चा क्या कर सकता है, जब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखना नहीं चाहता, तब तक आप उसको कितना भी कोशिश कर लीजिए, सिखा नहीं पाएंगे कुछ तक, ठीक है। तो बच्चे जब तक जो है एक्टिव नहीं होते तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख पाते। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर बल देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, सामाजिक संरचनात्मक विचार, ठीक है। अब देखिए, जो लेव वाइगोस्की, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये भी क्वेश्चन वहीं से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेव वाइगोस्की का नाम नहीं दे रखा है, बट उनसे रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पारस्परिक क्रियाओं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका दे रखा है। जो लेव वाइगोस्की है वो यही कहते हैं कि जब तक हम परस्पर क्रिया ना करें, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें, सामाजिक वार्ता ना करें, तब तक हम चीज़ों के बारे में जान ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जब से उसका जन्म हुआ है तब से जो है आप उसको एक किसी घर में ही रख रहे हैं, ठीक है, बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं, समाज से इंटरेक्ट करने ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ जो घर में चीज़ें हो रही हैं उन्हीं के बारे में जान पाएगा, बाहर के बारे में वो जान ही नहीं पाएगा कि अच्छा समाज में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके के लोग रहते हैं, है ना। तो जब तक हम परस्पर क्रिया ना करें तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, हमको सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने एक कार्टून भी देखा होगा मोगली करके, है ना, तो उसमें जो बच्चा है वो बचपन से ही जंगल में रहा है, तो जंगल के जो जानवर होते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में बच्चा बात भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोगली करके उसका नाम था, जो मोगली था, है ना, वो क्यों इस तरीके की लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन, उसका सामाजिकरण ही उसी तरीके से हुआ है। बच्चा शुरू से ही वहीं पर जाए, तो जिस समाज में आप रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस तरीके की आपके आसपास लैंग्वेज बोली जाती है, आप उन्हीं को सीख जाते हैं कि आप वहाँ पर परस्पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वही चीज़ें आपके सामने दिन रात हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। पुरस्कार और दंड, अब किसी बच्चे को आप कितना भी पुरस्कार और दंड दे दीजिए, ठीक है, जो उसका परिवेश बचपन से रहा है वो हमेशा ही रहने वाला है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। आनुवंशिकता, अब देखिए, जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो कि क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बिल्कुल अस्थायी होती है। ये मान लीजिए हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिल गई, ठीक है, तो इसमें हम कोई चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि जो एक बार हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हेरिडिटी मिल गई वो आजीवन रहने वाली है और बिल्कुल फिक्स्ड स्थायी है। बट जो हमारा इन्वायरमेंट होता है हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दें तो बच्चे का जो विकास है वो एक बेहतर डायरेक्शन में हो सकता है। बट अगर हम चाहें तो बच्चे के सामने वही गाली गलौज, मारपीट वाली चीज़ें प्रस्तुत करें तो फिर जो बच्चे का विकास है वो एक गलत डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। तो हेरिडिटी फिक्स होती है, बट इन्वायरमेंट में हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अनम्य अटल शिक्षा शास्त्र उपागम, ये तो बिल्कुल ही आपका यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, जो अधिगम होता है, ठीक है, ये कब इफेक्टिव होता है, कब प्रभावित होता है, जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है वो कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, हर बच्चा वहाँ पर सीख सके। तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा, और एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य मोटिवेशन क्या होता है, सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है, जब बच्चा बाहरी रूप से प्रेरित हो,
इसमें जो बच्चा होता है वो किसी चीज़ को इसलिए नहीं सीखता है कि उसको सीखने में मज़ा आ रहा है, इसलिए सीखता है ताकि उसको कोई पुरस्कार मिले, कोई इनाम मिले। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को कह दें कि अगर तुम टेस्ट में अच्छा करते हो तो तुमको जो है चॉकलेट मिलेगी या फिर तुमको कोई फ़ोन गिफ्ट करेंगे, तो ये बच्चा क्या करता है वहाँ पर लालच में आकर, ठीक है, बाहरी रूप से विपरीत होकर चीज़ों को सीखता है। अच्छा, अगर मैं टेस्ट में अच्छा करूँगा, पढ़ाई करूँगा, तो फिर जो टीचर है वो मुझे चॉकलेट देगी, ठीक है, या फिर वो मुझे फ़ोन देंगी, है ना। तो फिर बच्चे का जो किसी चीज़ को सीखने का रीज़न है वो बाहर है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है बच्चे को सिखाने का, है ना। बट जब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होता है, इंटरनल रूप से मोटिवेटेड होता है, तो वहाँ पर जो बच्चा होता है उसको किसी पुरस्कार या फिर किसी प्रकार के दंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चे को सीखने में मज़ा आ रहा है तो वो किसी भी कार्य को सीखेगा, है ना। बच्चा खुद आंतरिक रूप से जब अभिप्रेरित होता है तो उसको किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद अपने आप ही चीज़ों को सीखता है, ठीक है, सीखना चाहता है वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके का माहौल ही क्रिएट कर दीजिए ताकि बच्चे को सीखने में मज़ा आए, बच्चा खुद उन चीज़ों को सीखना चाहे, किसी पुरस्कार के लिए नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, आत्म प्रतिपोषण, यानी बच्चा खुद के इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को सीख रहा है ना। इसके साथ में दे रखा है बाह्य अभिप्रेरणा, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो बच्चे का रीज़न है किसी कार्य को करने का वो अंदर है, आंतरिक रूप से बच्चा कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं दे रखा है। जिज्ञासा, इसके साथ में दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। यानी जब बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी चीज़ को सीख रहा है तो बच्चा क्या है वहाँ पर इंटरनल रूप से मोटिवेटेड है, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा, गलत दे रखा है। जब नगद पुरस्कार की बात हो रही है तो इसके साथ में क्या देना चाहिए था, बाह्य अभिप्रेरणा, यानी बच्चा क्या है बाहरी रूप से प्रेरित है तभी तो पुरस्कार पाने के लिए सीख रहा है, ठीक है। रुचि, इंटरेस्ट के लिए जब बच्चा सीख रहा है तो बच्चा क्या होगा, आंतरिक रूप से भी प्रेरित होगा, तो ये भी गलत दे रखा था। हमसे सही वाला पूछ रखा था, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, अभिप्रेरणा, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल अभिप्रेरणा के बारे में, यानी जो बच्चे का मोटिवेशन होता है तो ये तो प्रभावित करता ही है बच्चे की लर्निंग को। सामाजिक संदर्भ, बच्चा किस तरीके के समाज में रहता है, ये इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस किया था, ठीक है। संवेग, इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो बच्चे के इमोशंस होते हैं बच्चे की लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर बच्चा हैप्पी है, खुश है, तब तो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, बट वहीं पर एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन में तो चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों तो प्रभावित करते हैं लर्निंग को। शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ठीक है, जो पेडागोजिकल अप्रोच होती है ये भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है सब्जेक्ट को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर टीचर क्लासरूम में उस तरीके का माहौल ही नहीं क्रिएट कर पा रहा है जिससे कि बच्चा सीखना चाहे, फिर जो टीचर है ना, उसको अपने मेथड में सुधार करना चाहिए, उसको पढ़ाने के तरीके में चेंज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि सभी बच्चे उसमें सीखना चाहे, इंटरेस्ट ले सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों ही विधियाँ बच्चे के सीखने को प्रभावित करती हैं, मतलब ये चारों ही कारक जो फैक्टर हैं, ठीक है, बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है कि, ठीक है, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की। देखिए जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने हेरिडिटी को इग्नोर ही कर दिया, ठीक है, इन्होंने आनुवंशिकता को महत्व ही नहीं दिया, इसलिए जो इनकी थ्योरी है उसकी क्रिटिसिज्म होती है, आलोचना की जाती है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है जो लेव वाइगोस्की हैं आखिर इनकी आलोचना क्यों की जाती है, तो इन्होंने हेरिडिटी को महत्व ही नहीं दिया, सीधे समाज और संस्कृति की बात कर दी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, बच्चा समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है, सभी इनकी बातें सही है, बट इन्होंने हेरिडिटी वाला जो जन्म से हमारे अंदर जो चीज़ें मिलती हैं हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, उसकी बात ही नहीं की लेव वाइगोस्की ने। इसकी बात किसने की, जीन पियाजे ने की। तो ये आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस भी किया हुआ था कि जो लेव वाइगोस्की है वो 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज, संस्कृति यानी कि कल्चर और लैंग्वेज की। कभी कभी आपको ऑप्शन में यहाँ पर देगा कि संज्ञानात्मक विकास में समाज जो है एक टूल की तरह काम करता है, उपकरण की तरह काम करता है, तो भी आपका ऑप्शन सही। भाषा एक उपकरण की तरह काम करती है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में, तो भी आपका ऑप्शन सही। बट यहाँ पर क्या देखने को मिला है, आपको संस्कृति वाला देखने को मिला है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल, तो इसकी बात इन्होंने नहीं की हुई है। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूपण के प्रभाव, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन वर्ड है इसकी बात भी लेव वाइगोस्की ने नहीं की है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान
एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? अब देखिए, जो हमारा समाज है यहाँ पर जनरली स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची आई हुई थी, जिसका कि एक दिन मैंने ऐसे ही पैर लांग दिया था। उसने तुरंत बोला, दीदी वापस जाओ नहीं तो मैं छोटी हो जाऊँगी। तो बच्ची ने वहाँ पर किस चीज़ को प्रदर्शित किया? स्टीरियोटाइप थॉट्स को, जो कि आप अक्सर अपने आसपास, ठीक है, अपने घरों में, अपने समाज में इस तरीके की चीज़ें देखे होंगे आप। तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको कि आप लोग डेली देखते होंगे, ठीक है। जैसे कि कह दिया जाता है कि अगर आप उधर जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो कुछ अशुभ हो जाएगा, या फिर कुछ रखा है तो उधर मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसको प्रदर्शित कर रही है? स्टीरियोटाइप्स को। बट जो जेंडर होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं, इनके साथ में भी स्टीरियोटाइप्स व्यवहार किया जाता है। जैसे जो लड़के होते हैं, ठीक है, अगर आप स्कूल में देखिए, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ में हुई होंगी। जो लड़के होते हैं उनको अक्सर कह दिया था कि डेस्क वगैरह तुम लोग सही करो, जो लड़कियां वो रंगोली वगैरह बना लेंगी। जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो मेहंदी फंक्शन वगैरह कराते थे तो उसमें लड़के पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लड़कियां ही करती थी, है ना। तो यहाँ पर जो इस तरीके की विचारधाराएं हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? स्टीरियोटाइप्स थॉट को। जैसे कि जो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है कि क्रिकेट पे अगर वार्तालाप कर रहा है तो उसका ये विचार बना हुआ है कि जो लड़के होते हैं वही क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियाँ थोड़ी ना क्रिकेट खेलती हैं। तो लड़कों को ही पता होगा इसके बारे में, है ना। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, लड़कों से वार्तालाप कर रहा है, ठीक है, लड़कियों को महत्व ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर ये विचार डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे करके कि हम तो क्रिकेट के लिए बने ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कों के लिए ही होता है ना। तो यहाँ पर जो टीचर है किसको प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, यानी जेंडर पक्षपात को प्रदर्शित कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है? जेंडर सशक्तता, तो इसकी बात ही नहीं यहाँ पर हो रही है। जेंडर प्रासंगिकता की भी बात नहीं हो रही है और जेंडर धमकी की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या दे रखा है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। देखिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है इसमें जो सभी एक्टिविटियाँ होती हैं, सभी गतिविधियाँ होती है बच्चे को केंद्र में रख करके ही कराई जाती हैं, ठीक है। इसमें परीक्षाओं पर ध्यान नहीं केंद्रित होता है, बच्चे के सीखने पर ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया में, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है इस पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है चीज़ों को, ठीक है। बच्चा एक्टिव लर्निंग करे, एक्टिव होकर के चीज़ों के बारे में जाने, सीखे, है ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है आपका। बच्चा कितना सीख पाया, है ना। अगर बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाया तो जो पाठ्यक्रम में है ना उसका समापन अपने आप ही हो पाएगा, जब बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, ठीक है। जो आपने पढ़ाया बच्चे को, उसकी नॉलेज बच्चे को हो गई, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पाठ्यक्रम का समापन नहीं। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। देखिए, जब बच्चा को सीखने में इंटरेस्ट आता है, बच्चा सीखने में मज़ा आता है, तो फिर अनुशासन अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। बच्चे फिर शोरगुल करते ही नहीं क्योंकि उनको सीखने में मज़ा आ रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक्टिव लर्निंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, खुद चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, सीखते हैं, जो घर से होती हैं तरह तरह की चीज़ें लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, है ना। तो फिर बच्चे का जो अनुशासन है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है ना। बच्चा खुद ही चीज़ों को सीखता है, ठीक है, और उसकी नॉलेज क्या होती है, बिल्ड होती है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है बच्चा यहाँ पर। तो ये होती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। तो यहाँ पर दंड या फिर कठोर अनुशासन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इस तरीके का माहौल ही क्रिएट कर दिया जाता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? अब देखिए, जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक के अंदर क्या जाता है, परिवार, फैमिली, ठीक है। यानी जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने परिवार से सबसे पहले इंटरेक्ट करता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं तुरंत ही बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अरे मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सोना बच्चा, ठीक है। तो वहाँ पर जो बच्चे का पहला सामाजिकरण हुआ वो कहाँ से हुआ, उसके परिवार से, ठीक है। यानी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कब से हुई, जन्म से, ठीक है। और जो बच्चे का पहला सामाजिकरण हुआ वो कहाँ से हुआ, उसकी फैमिली से, है ना, उसके परिवार से। इसके बाद बच्चा अपने आस पड़ोस से चीज़ों को सीखता है ना, अपने जो है साथी समूह से चीज़ों को सीखता है, वहाँ से उसका सोशलाइजेशन होता है, अपने स्कूल से चीज़ों को सीखता है, अपने आस पड़ोस से चीज़ों को सीखता है, अपने मीडिया के थ्रू बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिक होता है वो होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जो है द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर रखा है पुस्तकें और पत्रिकाएँ। देखिए, जो पुस्तकें होती हैं, जो पत्रिकाएँ होती हैं, इससे भी बच्चे का सामाजिकरण होता है क्योंकि बच्चा यहाँ से जो थॉट, जो राइटर होते हैं उनके थॉट पढ़ रहा होता है, विचार पढ़ रहा होता है कि क्या लिखा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है।
आप वहाँ पर जा नहीं रहे हैं, बट वहाँ जहाँ के बारे में लिखा हुआ है उन जगहों के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हो उसके बारे में जान रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है, आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि हमसे प्राथमिक कारक पूछ रखा है। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाएगा। निकटस्थ परिवार, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो परिवार या फिर परिवार के सदस्य होते हैं वहीं से बच्चे का क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, माता पिता का कार्यस्थल। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे, बट ये आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दे रखा है माता पिता का कार्यस्थल, यानी माता पिता जहाँ पर कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की मदर हैं, ठीक है, और वो किसी ऑफिस में काम कर रही है, तो वहाँ की बात की है। ठीक है, तो इसलिए सीटेट में जो लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा खेल है। अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ गए तो अपना एग्जाम इजीली क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर माता पिता का नाम देख के ये मत सोचिए कि यहीं से बच्चे का सामाजिकरण होगा, है ना। यहाँ पर माता पिता का सिर्फ नाम दिया होता तब यह आपका ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पर माता पिता का कार्यस्थल दे रखा है, यानी जहाँ पर वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। अस्पताल के कर्मचारी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की जो क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।